नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो एडिटोरियल कंपाइलेशन फॉर मेंस का पार्ट है। आप प्लेलिस्ट में जाके एडिटोरियल की वीडियोस पेपर वाइज और टॉपिक वाइज देख सकते हो। और अगर आप दिसंबर 2019 के बाद की वीडियोस को देखना चाहते हो तो वीडियो के नीचे मौजूद ज्वाइन बटन की सहायता से आप मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो, जब भी आपको फूड सिक्योरिटी के बारे में कुछ लिखना हो जीएस पेपर्स में या फिर ऐसे में, आप इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का मेंशन कर सकते हो। जैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 1 जो पॉवर्टी को ख़त्म करने से संबंधित है, 2 हंगर को ख़त्म करने से संबंधित है, 3 गुड हेल्थ एंड वेलबींग से संबंधित है, 13 क्लाइमेट एक्शन और 15 लाइफ ऑन लैंड। ये सारे जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली फूड सिक्योरिटी से रिलेटेड हैं। आज के आर्टिकल में राइटर्स फूड सिक्योरिटी को 3 डायमेंशन से रिलेट करते हैं। मतलब अगर ये परखना हो किसी भी देश में फूड सिक्योरिटी है या फिर नहीं है, तो आप इन 3 पैरामीटर्स को एनालाइज कीजिए। फूड अवेलेबिलिटी, फूड एक्सेस और सबसे लास्ट में फूड एब्जॉर्प्शन। इन तीनों पैरामीटर्स की हम एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले फूड अवेलेबिलिटी, क्या हमारे देश में इनफ फूड अवेलेबल है या फिर नहीं है। देखो, जब देश आज़ाद हुआ था ना, शुरुआती सालों में एग्रीकल्चर सेक्टर की हालत काफ़ी ज़्यादा खस्ता थी, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर को बहुत ज़्यादा मिसमैनेज किया। इन्होंने नाश मार दिया हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर का। इसके अलावा आज़ादी के शुरुआती सालों में हम डरते थे, हम दूसरे देशों के साथ ज़्यादा ट्रेड करना पसंद नहीं करते थे, क्योंकि हमें लगता था ट्रेड करेंगे, चीज़ें इंपोर्ट करेंगे, कहीं फिर से हम गुलाम ना बना लिए जाएं। तो इस वजह से एडवांस टेक्नोलॉजी एग्रीकल्चर सेक्टर में बाहर से नहीं आ पाई। इवन लैंड रिफॉर्म्स भी अच्छे से हमारे देश में नहीं आए। तो इस वजह से आज़ादी के बाद शुरुआती सालों में हमारे देश में फूड अवेलेबिलिटी नहीं थी। मतलब बहुत कम हम प्रोड्यूस करते थे। हम अपने आप से हमारे देश के लोगों का पेट नहीं भर पाते थे। हमें दूसरे देशों से अनाज इंपोर्ट करना पड़ता था। शायद आपने यूएसए के PL480 प्रोग्राम के बारे में सुना होगा। बता देता हूं, ये पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया के लिए भी इंपॉर्टेंट है। देखो, जैसा हमने डिस्कस किया, आज़ादी के बाद शुरुआती सालों में हमारे पास इतना अनाज नहीं था कि हम हमारे देश की जनता का पेट भर सकें। तो यूएसए का ये प्रोग्राम था PL480। इस प्रोग्राम के अंतर्गत यूएसए गरीब देशों को, डेवलपिंग कंट्रीज को फूड ग्रेन एक्सपोर्ट किया करता था। हम भी यूएसए के इस प्रोग्राम के अंतर्गत यूएसए से वीट को इंपोर्ट करते थे। फ्री में नहीं देता था यूएसए। हाँ, फायदा ये था, रुपए ले लेता था यूएसए, क्योंकि हमारे पास डॉलर उस समय ज़्यादा थे नहीं, हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व भरे नहीं हुए थे। जैसा हमने डिस्कस किया, हमें डर लगता था, हमारी इकोनॉमी बहुत ज़्यादा क्लोज थी, हम दूसरे देशों के साथ ज़्यादा व्यापार नहीं करते थे। तो यूएसए ने कहा ठीक है, आप रुपए में पेमेंट कर दीजिए। ये फायदा था प्रोग्राम का। बट उस समय वियतनाम वार चल रहा था और वियतनाम के लोगों पर काफ़ी ज़्यादा अत्याचार की खबरें आती थी। हमने इस वार में यूएसए का क्रिटिसिज्म किया, तो यूएसए हमसे चिढ़ गया। तो यूएसए ने इंडिया को ह्यूमिलिएट करना स्टार्ट कर दिया। मतलब इनडायरेक्टली कि आप अपना स्टैंड चेंज कीजिए, तब जाके हम इस प्रोग्राम के अंतर्गत आपको वीट के शिप्स भेजेंगे, अदरवाइज नहीं भेजेंगे। मतलब बहुत ह्यूमिलिएशन का सामना इंडिया को उस समय करना पड़ा था। हमारे देश के जो इंटेलेक्चुअल कहिए या फिर एलीट क्लास के लोग हैं, उन्होंने तो सरकार से ये भी मांग की थी कि यूएसए से आप वीट इंपोर्ट करना बंद कर दीजिए, यूएसए हमें बहुत ह्यूमिलिएट कर रहा है। तो इंदिरा गांधी की एक फेमस स्टेटमेंट है। इंदिरा गांधी ने कहा था कि इंपोर्ट तो हम यूएसए से बंद कर दें, लेकिन ये जो लेडीज़ और जेंटलमैन इस प्रकार की बातें बोलते हैं कि इंपोर्ट बंद कर दीजिए, उन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फ़र्क पड़ेगा गरीब जनता को, जिनका पेट भरने के लिए हम यूएसए से अनाज इंपोर्ट कर रहे हैं। वैसे कुछ लोगों ने यूएसए को भी क्रिटिसाइज़ किया कि भैया आप इंडिया को क्यों मजबूर कर रहे हो अपना स्टैंड चेंज करने के लिए। पोप ने भी तो आपका क्रिटिसिज्म किया है, यूनाइटेड स्टेट्स सेक्रेटरी जनरल ने भी तो आपका क्रिटिसिज्म किया है वियतनाम वार के ऊपर। तो यूएसए ने एक बात बोली थी
कि सेक्रेटरी जनरल और पोप हमसे अनाज नहीं चाहते हैं, इंडिया हमसे अनाज चाहता है, इसलिए हम चाहते हैं इंडिया अपना स्टैंड चेंज करें। तो एक वो भी दिन थे और उसके बाद तो हमने पीछे मुड़ के नहीं देखा। 1966 में ग्रीन रेवोल्यूशन आया, आपको पता है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल किया गया, हाई क्वालिटी सीड्स का इस्तेमाल किया गया और आज फूड अवेलेबिलिटी के मामले में काफ़ी आगे निकल गए हैं। एफसीआई के जो गोडाउन्स हैं वो भरे हुए हैं। जितना फूड ग्रेन देखो आज के समय में हमारे पास स्टोर होना चाहिए किसी प्रकार की इमरजेंसी सिचुएशन से निपटने के लिए, उससे 3 गुना ज़्यादा फूड ग्रेन आज के समय में हमारे पास स्टोर्ड है। ऊपर से रबी की फसल भी काफ़ी अच्छी हुई है, तो बल्कि जगह कम पड़ जाएगी फूड ग्रेन को स्टोर करने की, बस नज़र ना लग जाए। आर्टिकल में देखो ये कहा जाता है हमें कॉम्प्लेसेंट होने की आवश्यकता नहीं है। वैसे तो कोविड-19 की महामारी की सिचुएशन में सरकार ने एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ को छूट दी है, लेकिन फिर भी किसान काफ़ी तरह के चैलेंजेस का सामना कर रहे हैं। जैसे लेबर की शॉर्टेज है, कई तरह के जो इनपुट्स हैं जैसे सीड्स ये महंगे मिल रहे हैं और काफ़ी जगह पर ये सीड्स अवेलेबल भी नहीं हैं। सप्लाई चेन्स डिसरप्ट हुई हैं, काफ़ी जगह पे ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटीज़ अच्छे से उपलब्ध नहीं हैं, किसानों को उनकी फसलों के उचित दाम नहीं मिल रहे हैं बहुत सारी जगहों पर, और सरकार किसानों से उनकी पूरी फसल प्रोक्योर नहीं कर रही है। तो ये सारे चैलेंजेस किसान आज के समय में फेस कर रहे हैं। तो इसीलिए देखो कॉम्प्लेसेंसी के लिए कोई रूम नहीं है। मतलब हम ये मान के नहीं चल सकते कि फूड अवेलेबिलिटी तो अच्छी खासी है, डरने की जरूरत नहीं है। नहीं, सरकार को इस डायमेंशन पर हमेशा सीरियस रहना होगा, क्योंकि महामारी की वजह से डिमांड में कमी आई है, आगे भी आएगी। स्टोरेज फैसिलिटीज़ हमारी पास इतनी नहीं है, वैल्यू एडिशन इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास अच्छा नहीं है, खास करके पेरिसेबल कमोडिटीज़, मतलब ऐसी कमोडिटीज़ जो जल्दी ख़राब हो जाती हैं, अगर उन्हें स्टोर करके ना रखा जाए तो इनके वैल्यू एडिशन के लिए हमारे पास अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, और हमें यह भी नहीं पता कि ये महामारी कब तक चलेगी। तो इसलिए सरकार को इस डायमेंशन पे हमेशा सीरियस रहना होगा। बात करते हैं दूसरे डायमेंशन की, फूड एक्सेस। फूड एक्सेस का मतलब ये है कि जनता फूड को एक्सेस कर सके। देखो देश में इनफ फूड है, अगर जनता उस फूड को एक्सेस ही नहीं कर पा रही है तो उस फूड का फायदा ही क्या। जैसे 1940s में एक भयंकर फैमिन आया था, उस समय फूड ग्रेन हमारे पास अच्छा खासा था, लेकिन ब्रिटिशर्स ने सिचुएशन को बहुत ज़्यादा मिसमैनेज किया और जिसकी वजह से बहुत से लोगों की जानें चली गई थी। तो फूड एक्सेस का मतलब ये है कि जनता फूड को एक्सेस भी कर सके। अच्छी बात यह है हमारे देश में फिलहाल नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है और पीडीएस सिस्टम के माध्यम से लोगों को फ्री में अनाज दिया जाता है। सबको नहीं दिया जाता, जो बेनिफिशरीज हैं स्कीम के उनको दिया जाता है। और अभी तो सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रिलीफ पैकेज में ये भी अनाउंस किया है कि कुछ एक्स्ट्रा फूड ग्रेन मिलेगा बेनिफिशरीज को। राइटर कहते हैं पीडीएस से जो फूड ग्रेन मिलता है इसमें मिलेट्स, पल्सेस, ऑयल्स, ये सब चीज़ें भी ऐड कर देनी चाहिए, क्योंकि इनसे न्यूट्रिशन मिलता है और हिडन हंगर की जो प्रॉब्लम है वो रिमूव कर सकते हैं अगर न्यूट्रिशन वाले आइटम्स भी पीडीएस के माध्यम से, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के माध्यम से दिए जाते हैं। क्योंकि देखो महामारी की वजह से स्कूल्स बंद हैं, अदरवाइज तो मिड डे मील स्कीम में बच्चों को न्यूट्रिशन वाला खाना मिल जाता है, आंगनवाड़ी सेंटर्स भी बंद हैं। तो इनके बंद होने की वजह से बच्चों में न्यूट्रिशन की कमी हो सकती है। खास करके देखो जन्म के बाद बच्चे की लाइफ में शुरुआती 1000 दिन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, और इस समय अगर प्रॉपर न्यूट्रिशन बच्चे को नहीं मिलता है तो आगे जाके सोचने और समझने की जो क्षमता है वो प्रभावित होती है। इसके बाद राइटर फूड एक्सेस को जॉब सिक्योरिटी से जोड़ते हैं। राइटर कहते हैं अगर देखो बड़े स्केल पे जॉब लॉस होता है तो लोगों की जो क्षमता है फूड को एक्सेस करने की वो भी प्रभावित होगी। लोग न्यूट्रिशियस खाना एक्सेस नहीं कर पाएंगे। सरकार जितना देती है वो तो ठीक है, लेकिन देखो हर एक फैमिली के लिए वो सफिशिएंट नहीं है। और जैसा हमने डिस्कस किया, सरकार तो
मिलेट्स या फिर पल्सेस वगैरह नहीं देती हैं। तो इसलिए जॉब सिक्योरिटी को इंश्योर करना जरूरी है, ना सिर्फ फार्म सेक्टर में बल्कि दूसरे सेक्टर्स में भी। राइटर इसके लिए सजेशन ये देते हैं, आप वैल्यू एडिशन फैसिलिटीज पर फोकस कीजिए। एग्जाम्पल भी दिए जाते हैं 2-3, जैसे अमूल मॉडल। अमूल में देखो पहले सिर्फ ये दूध बेचते थे, लेकिन आजकल तो काफ़ी सारे वैल्यू एडिशन वाले प्रोडक्ट्स भी बेचते हैं, जैसे चीज़, घी, बटर, दही। बहुत सारे प्रोडक्ट्स अमूल के द्वारा बेचे जाते हैं और ये सारे वैल्यू एडिशन प्रोडक्ट्स हैं। इससे ना सिर्फ बहुत सारे रोजगार के अवसर पैदा हुए हैं, बल्कि जनता को भी काफ़ी फायदा हुआ है। हॉर्टिकल्चर सेक्टर में, यानी बागवानी का जो सेक्टर है, जिसमें फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ये सब चीज़ें भी आती हैं, यहाँ पर वैल्यू एडिशन का काफ़ी स्कोप है। वैल्यू एडिशन का एक फ़ायदा ये भी होता है, प्राइमरी प्रोडक्ट्स की जो सेल्फ लाइफ है वो इंक्रीज हो जाती है। जैसे देखो दूध की ज़्यादा सेल्फ लाइफ नहीं है, लेकिन बटर, दही, इनकी सेल्फ लाइफ काफ़ी ज़्यादा है। वैल्यू एडिशन मतलब आप प्राइमरी प्रोडक्ट्स की प्रोसेसिंग कर देते हो, समझ गए। एक और म्यांमार का एग्जाम्पल दिया जाता है। म्यांमार में एक राइस बायो पार्क इस्टेब्लिश किया गया है। वहाँ पर स्ट्रास, ब्रान, राइस का पूरा जो बायोमास है उसको यूटिलाइज किया जाता है। तो वैल्यू एडिशन पे अगर आप फोकस करते हो तो आप काफ़ी जॉब्स जनरेट कर सकते हो। इसके अलावा एक दूसरा सॉल्यूशन भी बताया जाता है जॉब सिक्योरिटी का। मनरेगा स्कीम को आप एक्सपेंड कर दो। अभी देखो मनरेगा स्कीम में वर्क का मतलब सिर्फ अनस्किल्ड वर्क है, मैनुअल वर्क है, गड्ढे खोद देना, वहाँ पे कुछ प्लांट लगा देना। लेकिन आप स्किल्ड वर्क को भी काउंट कर लीजिए मनरेगा में। इवन एक सॉल्यूशन ये भी दिया जाता है, महिलाएं घर में बहुत काम करती हैं, जैसे बच्चों की देखभाल, बड़े बूढ़ों की देखभाल, बीमार लोगों की देखभाल। ये काम काफ़ी ज़्यादा मुश्किल भरा होता है और मेहनत वाला काम होता है। आप इस काम को भी मनरेगा के वर्क की कैटेगरी में डाल सकते हो। तो ये हमने बात की दूसरे पैरामीटर की, दूसरी डायमेंशन की। फूड एक्सेस में ही जॉब सिक्योरिटी के इशू को भी डिस्कस किया गया राइटर्स के द्वारा। अब बात करते हैं तीसरे डायमेंशन की। तीसरा डायमेंशन है फूड एब्जॉर्प्शन। फूड एब्जॉर्प्शन का मतलब ये है कि खाना खाया जा रहा है लोगों के द्वारा, वो एब्जॉर्ब भी तो होना चाहिए ना। लेकिन देखो अगर आसपास के एरिया में सैनिटेशन अच्छा नहीं है, पीने का साफ पानी उपलब्ध नहीं है, पब्लिक हेल्थ सर्विसेज अच्छी नहीं हैं, तो हो सकता है कि खाना तो खाया जाता है लोगों के द्वारा, लेकिन वो अच्छे से बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होता है। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा चिंता की बात है। इससे भी हंगर की समस्या पैदा हो सकती है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो लोकल पंचायत बाकी बॉडीज़ के साथ कोऑर्डिनेट करके एड्रेस कर सकती हैं। तो इस प्रकार से हमने 3 डायमेंशंस की बात की। लेकिन आज देखो दिक्कत ये है कि कोविड-19 की महामारी की वजह से तीनों जो डायमेंशंस हैं वो कॉम्प्रोमाइज हो रही हैं। मतलब तीनों डायमेंशन पर हमारी जो सिचुएशन है कमजोर हो सकती है अगर हमने ध्यान नहीं दिया समय रहते। लास्ट में कंक्लूजन में राइटर्स के द्वारा ये बोला जाता है, देखो 1960s में लगातार 2 साल सूखा आया था। हमने टेक्नोलॉजी की सहायता से, पब्लिक पॉलिसी की सहायता से ग्रीन रेवोल्यूशन लाया और अनाज के मामले में हम सेल्फ सफिशिएंट हो गए। आज भी हमें काफ़ी सारे स्टेप्स लेने की आवश्यकता है, जैसे फार्मर्स का कोऑपरेशन, टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करने की आवश्यकता है, प्रोक्योरमेंट में फेवरेबल पॉलिसी लाने की आवश्यकता है। इसके अलावा किसानों को उनकी फसलों के उचित दाम मिले, सही ढंग से हम फूड को डिस्ट्रीब्यूट करें। अगर हम ये स्टेप्स लेते हैं तो हम इन तीनों डायमेंशंस पर अच्छा काम कर सकते हैं, मतलब फूड सिक्योरिटी को इंश्योर कर सकते हैं। ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया फूड सिक्योरिटी से संबंधित। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।